जिस दुनिया में हमास जीत रहा है वहां बीजेपी कैसे जीत सकती है। जी हाँ साथियों, ये सवाल एक नया एंगल मैंने जो आपसे वादा किया है कि करंट अफेयर्स जो इंडिया के हैं, जो भारत का जो पॉलिटिकल सिनारियो है, उस पर भी एक रेडिकल पर्सपेक्टिव से, हमास के पर्सपेक्टिव से आप कह लीजिए, क्योंकि रेडिकल शब्द का मीनिंग बहुत सारे लोग अभी उस तरह से नहीं समझते हैं। समझ लीजिए कि हमास का पर्सपेक्टिव, हमास जो लड़ाई लड़ रहा है, अगर हमास भारतीय परिस्थितियों में होता, और पूरा मतलब जो भारतीय परिस्थितियां हैं, हमास की विचारधारा की बात कर रहा हूं, किसी धर्म की या उसकी नहीं, तो हमास की अगर विचारधारा जो कि अन्याय के खिलाफ बंदूक उठाने की और रेडिकल एक विचारधारा है, वो अगर भारत की परिस्थितियों होती तो वो क्या करती। और हमास जो है, आप समझ लीजिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमास से इक्वेट नहीं कर रहा हूं यहां, किसी जो भारत की स्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज है। और उसकी वजह यह है कि देखिए, फिलिस्तीन में आज़ादी की लड़ाई चल रही है। हमने आज़ादी हासिल कर ली 1947 में। हमारी आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी, सशस्त्र संघर्ष, वो 1857 था। लेकिन आज़ादी हासिल करने के बाद भी आज, बल्कि अमीर गरीब की खाई बढ़ी है, बहुत विकास भी हुआ है, बहुत विकास हुआ है, सारी चीज़ें, लेकिन अमीर गरीब की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है और उसके साथ साथ अन्याय बढ़ा है। और एक दक्षिणपंथी सरकार हमारे ऊपर बैठी पिछले 10 साल से, अभी भी है, हालांकि बहुत कमजोर हो गई है। लेकिन वो जो सरकार है, उसने एक नफरत की राजनीति भी उसको नहीं कहेंगे, फांसीवादी राजनीति, जिसमें एक कम्युनिटी को जनता का दुश्मन बता रही, जबकि जनता का असली दुश्मन यहाँ के अमीर लोग हैं। लेकिन उनको जो है उनसे डाइवर्ट करके एक कम्युनिटी को जनता का दुश्मन बताया उसने, और अंबानी और अडानी जैसे लोगों की मदद की। तो ये जो देखिए, जो रिजल्ट 2024 में भारत का आया, जिसमें बीजेपी 303 से, वो 303 सीटें थी 2019 में, और जो एग्जिट पोल थे और बहुत सारे बीजेपी के जो चमचे थे, वो कह रहे थे 370 आएंगी, 400 आएंगी, लेकिन जनता ने अपना हाथ दिखा दिया। जनता का, भारतीय जनता का हमासीकरण हो गया। मैं इसको मानूंगा, क्योंकि क्या है, ठीक है, जनता ने यहां बंदूक नहीं उठाई, लेकिन जनता के पास जो एक अपना एक कारगर तरीका है वोट का, वो उसने इस तरीके से इस्तेमाल किया कि कोई समझ नहीं पाया। हमास ने भी जो 7 अक्टूबर को जो पूरा कांड किया, जो एक हमला किया, कोई पहले से समझ नहीं पा रहा था कि हमास ऐसा भी कर सकता है। और आप स्थितियां देखिए कि 7 अक्टूबर 2023 के पहले फिलिस्तीनी इशू पूरी तरह से अंदर दबा हुआ था, उसको वो दुनिया के पटल से गायब था, लेकिन उसको हमास फिर से सेंटर स्टेज में ले आया। 7 अक्टूबर 2023 के पहले दुनिया दक्षिणपंथी थी, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद अचानक जो अन्याय के खिलाफ जो आवाजें उठती हैं, वो उठने लगी। हमास ने शुरुआत की, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर छात्र विद्रोह हुआ, पूरी दुनिया में छात्र सड़क पे आए, बहुत सारे देशों में जो वर्किंग क्लास है, जो मजदूर हैं, वो भी सड़क पे आए, किसान भी सड़क पे आए फिलिस्तीन के समर्थन में, और बहुत सारे चेंजेस दुनिया के कई देशों में हुए। चीजें देखिए कैसे इंटरलिंक्ड है, भारत में भी। और मैं सबसे पहले मैंने कहा था इस बात को, जब 7 अक्टूबर हुआ, और उसके 2-3 महीने बाद मुझे लग गया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, दुनिया कनेक्टेड है, एक दूसरे, संदर्भ अलग हैं, समाज अलग हैं, बहुत सारी, मतलब जो दुनिया के अलग अलग देश हैं, उनके समाज अलग हैं, संदर्भ अलग है। जैसे वहां पर आज़ादी की लड़ाई चल रही है, यहाँ पर तो आज़ादी की लड़ाई हो चुकी है, उसके बाद जो काले अंग्रेज बैठे हैं, उनके खिलाफ एक लड़ाई चल रही है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो इसेंशियल लेकिन लॉ है, वही, वो तो एक ही है ना। तो उसमें जो है ये बात तय थी कि बीजेपी जो है इस बार सत्ता में उस तरह से वापस नहीं आ पाएगी। और ये मैंने सबसे पहले मैंने ही कहा था। उत्तर प्रदेश के बारे में भी मैंने कहा था, लोग कहते उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 की 80 सीटें मिलेंगी, और शुरू में मैंने भी कहने के लिए कहती, हाँ ठीक है, 80 की 80 तुम्हें अगर लेनी है तो चलो ले जाओ, लेकिन बाकी जगह बीजेपी लूज कर रही है, वो 303 से कम आएगी। लेकिन जब मैं यूपी गया, घूमा, जब मैं समझा, तो मैंने देखा कि यूपी में बीजेपी की 30 से 35 सीटों के बीच आ रही है। जब मैंने इस बात को कहा तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो मैंने कहा था कि बीजेपी कम होने जा रही है, और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे, लेकिन मैंने महाराष्ट्र का भी कहा था, बंगाल का भी कहा था, कर्नाटक का भी कहा था, और इन सारी जगहों पे बीजेपी को नुकसान हुआ है, और हर तरह से नुकसान हुआ है।
और बीजेपी का जो पूरा कैलकुलेशन था वो इसेंशियली उत्तर प्रदेश ने पूरा गड़बड़ा दिया, क्योंकि बीजेपी की प्लानिंग थी कि 20-30 सीट हम लूज करेंगे, 303 जो आए थे 2019 में, और उसके अलावा जो है हमें कुछ सीटें लेकिन हम गेन कर जाएंगे उड़ीसा में, जो कि वो 8 सीटों से 20 सीटें पहुंच गई, और आंध्र प्रदेश में 0 से 3 पहुंच गई, तेलंगाना में 4 से 9 पहुंच गई। तो उसने जो ये सोचा था कि हम बाकी जगह से गेन करके हम ये जो थोड़ा बहुत लॉस होगा उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन यूपी में वो नहीं समझ पाए। अच्छा हाँ, यूपी में भी उनका कहना था कि 62 सीट्स 2019 में थी और इस बार जो है उनको कम से कम 70 मिलेंगी। तो इसलिए इसी बेसिस पे बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि 303 सीटों में से अगर 30 सीटें हमने लूज भी कर ली तो हम लेकिन फिर भी 100 गेन कर लेंगे उत्तर प्रदेश के बल पे। उत्तर प्रदेश में हम 62 से 70-75 पहुंच जाएंगे। हम जो उड़ीसा में जो उसने सीटें पाई, आंध्र प्रदेश में पा जाएंगे, तेलंगाना में पा जाएंगे, कर्नाटक में फिर वही परफॉर्मेंस होगा, महाराष्ट्र में उसका सबसे बड़ा ये था कि महाराष्ट्र में हम कम से कम 35 से 40 सीटें हम जीतेंगे, पिछली बार 23 थी। इन्हीं सब इक्वेशन के हिसाब से वो 370 और इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तो उनको उम्मीद ही नहीं थी। राजस्थान, इन सारी जगहों ने इनका खेल पूरी तरह से खराब कर दिया। और अब जब खेल इनका खराब हो गया तो अब ये बात देखिए कि कहां से खेल खराब होगा, कैसे होगा, उसका भी मुझे अंदेशा था। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि फिलिस्तीन के जो स्ट्रगल ने जो मुझे इंस्पायर किया, और जनता जो भारत की है, जैसे उत्तर प्रदेश की जनता, अब उसके दिमाग में बहुत लोग जानते भी नहीं है हमास के बारे में, और जो भी जानते हैं वो ज्यादातर गलत प्रचार हुआ है। लेकिन जो इजराइल की राजनीति है जो बीजेपी चला रही है उसको तो वो समझ रहे हैं ना, उसको तो उन्होंने रिजेक्ट किया कि नहीं किया। तो आप बताइए, भारत की जनता और फिलिस्तीन की जनता में ये एकता स्थापित हुई कि नहीं हुई कि जो नेतन्याहू का दोस्त, नेतन्याहू वहां घिरा हुआ है, नेतन्याहू का अभिन्न दोस्त दक्षिणपंथी वही विचारधारा नरेंद्र मोदी, उसकी हालत खराब हो गई भारत में। और आज वो बिना मेजॉरिटी की सरकार, जो कभी तसव्वुर कोई नहीं कर सकता था, कभी सोच नहीं सकता था, बिना मेजॉरिटी के वो सरकार चला रहा है। इतिहास में नियम होते हैं, और हमारे जैसे लोग, आप लोग जानते हैं कि मैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी में मेरी मास्टरी है, लेकिन मिलिट्री स्ट्रैटेजी के अलावा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का मैं ओरिजिनल खिलाड़ी हूं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हुई है, भारत की स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। और जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से चुनाव में वोट पड़ते हैं, किस तरह से जनता का मूड बदलता है, उसमें भी हमारी उतनी ही मास्टरी है। लेकिन हम उसको अभी तक यूट्यूब पे एक्सप्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि एक खास ये था कि भाई फिलिस्तीन पे कोई नहीं कुछ बोल रहा है, फिलिस्तीन के मुद्दों को लगातार दिखाओ, तो उसको हम दिखा रहे हैं, और वो बदस्तूर जारी रहेगा। सबसे बड़ा वीडियो किसी भी दिन फिलिस्तीन का ही रहेगा, हर दिन का। लेकिन उसके साथ साथ भारतीय राजनीति में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे जो मेरी पकड़ है, उसको आपको बताना जरूरी है। मैंने कहा था, देखिए कि बीजेपी 240 पे आ जाएगी, 240 के आसपास, मैंने 235 एक्चुअली कहा था, 240 आ गई बीजेपी। और इंडिया अलायंस के बारे में मैंने कुछ ज्यादा कहा था, वो उतनी नहीं ला पाई। उसकी भी बहुत सारे कारण है, क्योंकि देखिए वही बात आ जाती है, अभी जो रेडिकल दिशा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस को लेनी चाहिए, अभी वो रेडिकल दिशा के लिए वो तैयार नहीं है। आपको ये पता है कि जो नारा अयोध्या में चला, मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी, जो अवधेश पासी हिंदुत्व के गढ़ अयोध्या में एक दलित जीत गया, समाजवादी पार्टी का, जो लाल टोपी लगाता है, मतलब लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट टाइप का। और अयोध्या एक कम्युनिस्ट आंदोलन का एक बेस रही है, जहां मित्रसेन यादव सीपीआई से जीते थे 1989-1991 के बीच में। उसके बाद फिर वो समाजवादी पार्टी से भी जीते, बीएसपी से भी जीते। तो कम्युनिस्ट वहां पर अयोध्या में, फैजाबाद जो लोकसभा आती है, वहां पर मजबूत रहे। और उसके साथ साथ फैजाबाद में गंगा जमनी तहजीब, फैजाबाद वो जगह है जहां पर महंत रामचरण दास और मौलवी अमीर अली को एक साथ 18 मार्च 1858 को इसी हनुमानगढ़ी में फांसी लगाई गई थी। और वो जो फांसी लगाई गई थी,
हनुमानगढ़ी के पास कुबेर टीला में, कुबेर टीला और कुबेर टीला इस समय जो राम जन्मभूमि जो पूरा एक जो पहले बाबरी मस्जिद कंपाउंड था उसी में कुबेर टीला था। और आज कहा जा रहा है कि उसको डिमोलिश कर दिया गया है मंदिर बनाने के लिए, लेकिन जनता ने रिजेक्ट कर दिया मंदिर बनाने के तरीके को। भगवान राम की बात ही नहीं है, उनके तो सभी पुजारी हैं, लेकिन जो आपने मंदिर बनाया और उसको व्यवसाय बना दिया, गुजरातियों को वहां ठूस दिया, वहां आपने लोगों के घर तोड़ दिए, मुआवजा नहीं दिया, और वहां पर कुबेर टीला जैसे आपने चीजें तोड़ दी। उसके बाद शंकराचार्य को आपने नहीं बुलाया जब इनॉग्रेशन हो रहा था, या उन्होंने खुद आने से मना कर दिया क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कायदे से हुई नहीं थी, मंदिर अधूरा था, अधूरे मंदिर को क्या। और उस समय देखिए यही बात होती है कि जो एक शंकराचार्य जब कह रहा है कि ये चीज, इस चीज का तुम्हें पाप लगेगा, तो वो चीज जनता भी देख रही है, जनता भी सुन रही है, और हिंदू मन दुखी हो गया था। ये चीज बहुत रैशनल नहीं है, मतलब इसको आप बहुत ज्यादा रैशनलाइज नहीं कर सकते हैं। हर चीज अगर अकल से ही चलती तो फिर सूफी संतों की, या जैसे इस्लाम जैसा धर्म या सनातन धर्म जो हमारा है, आदि शंकराचार्य जी की जो बातें हैं, और जो इस्लाम में बहुत सारी चीजें जो कही गई हैं कि अगर ऐसा होगा तो वैसा भी होगा और उसको अल्लाह करेगा, तो वो बहुत सारी चीजें कई बार इंसान के दिमाग के परे होती हैं, क्योंकि एक हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो वस्तुगत रूप से हमसे स्वतंत्र है, हमारी इच्छा शक्ति पे निर्भर नहीं है। इस दुनिया को जिन ताकतों ने बनाया है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टांसेस कहते हैं, उसके अपने लॉज हैं, प्रकृति के अपने नियम हैं, भगवान ने जो बनाया उसके अपने नियम हैं, और जो मटेरियल वर्ल्ड है उसके अपने नियम हैं। तो उस हिसाब से दुनिया चलती है, और उसमें जो है वहां भी लॉजिक एक है, लेकिन उस लॉजिक तक इंसान एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाता। कुछ लोग पहुंच जाते हैं जिनको सूफी संत कहा गया है। तो सवाल यहां पर यह आता है कि इस इलेक्शन में देखिए हम लोगों ने ये चीज प्रिडिक्ट कैसे की। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि कैसे आपने सही प्रिडिक्ट किया। तो मैंने यही कहा कि जब हमास जब जीत रहा था, जब मतलब अभी भी जीत रहा है, हमास ने जब सबसे पहली अपनी जो शुरुआती दौर की जो जीत दर्ज की, उसी समय से मुझे इंस्पिरेशन हुआ कि नहीं, इसका मतलब ये है कि हर जगह दक्षिणपंथी ताकतें कमजोर होंगी। और मैंने बार बार आपसे कहा था, इनफैक्ट इस पे भी मैंने जो कुछ इंडियन पॉलिटिक्स पे वीडियोस बनाए थे चुनाव के समय और चुनाव के रिजल्ट के बाद, उसमें भी मैंने कहा था कि इस बार मोदी का दोस्त फंसा हुआ है। मोदी के दोनों दोस्त, ट्रंप जो है वो सत्ता में नहीं है, नेतन्याहू जो है वो फंसा हुआ है। मोदी को इंटरनेशनल मदद नहीं मिल पाएगी। लोग कह रहे थे भाई साहब ईवीएम, तो मैंने कहा ईवीएम में भी उसको वो मदद नहीं मिल पाएगी। अगर नेतन्याहू मजबूत होता, हमास ने उसको नहीं घेरा होता, तो नरेंद्र मोदी आज 370 सीटों के साथ, 340 सीटों के साथ बैठा होता। 100 सीटें और उसको मिलती गड़बड़ी करके। अभी जो 240 मिली है उसमें 10-20 सीटों पर ही गड़बड़ी कर पाया है। एक्चुअली बीजेपी को 210 या 200 से 210 सीटें मिली हैं। लेकिन ये जो अगर नेतन्याहू फ्री होता और उसका सपोर्ट होता खुला, और तब फिर नरेंद्र मोदी जो हैं वो आप पक्का 340-370 पे पहुंचते। तो ये देखिए जो पूरी बात है। हम देखिए हमने जो परसों वीडियो बनाया था नीट पे, उसमें भी कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, और उसके बाद और भी चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने अभी ये जो शुरू किया है भारत पे, तो ये क्या सोच के शुरू किया है, इसको किस तरह से आप आगे ले जाएंगे। तो मैं उसमें साफ कर देना चाहता हूं कि उसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो चीज़ें दूसरी जगह आपको नहीं मिलेंगी। कोई घटना हो रही है, उसको 4 जगह और जो यूट्यूबर्स हैं, मान लीजिए अजीत अंजुम है या जैसे अभिसार शर्मा है या पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, वो एक तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मैं उनके तरीके से मैं अलग एक तरीका आपके सामने लाऊंगा कि हमास की वजह से, हमास ने जो शुरुआत की उसकी वजह से बीजेपी हारी, ये कोई नहीं कहेगा। और इसका देखिए मैंने लॉजिक भी दिया है, इसका मजबूत लॉजिक दिया है। कोई इस बात को इंकार नहीं कर सकता कि नेतन्याहू अगर आज फ्री होता तो 100 सीटें बीजेपी की और आती, और पूरा एक हिंदुस्तान में उसी तरीके का दमन। अरे याद करिए आप, किस तरह से मॉब लिंचिंग हुई है, किस तरह से माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट किया गया है, किस तरह से
माइनॉरिटीज के अलावा सभी जो भी गरीब आदमी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, दलित हो, उनका तो जीना दूभर हो गया। बुलडोजर राज जो यूपी में चला है, फर्जी बुलडोजर राज, अभी भी कुछ वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसने तो सबकी, और जो एनकाउंटर राज, इसने तो मतलब एक विशेष जाति को छोड़ के जिसके योगी हैं, हर जाति पे हमला किया है। मोदी ने तो कुछ नहीं छोड़ा देश को, हर जगह गुजराती भर दिए, बनारस में गुजराती भर दिए, अयोध्या में गुजराती भर दिए कि लूटो लूटो, जितना लूटना है लूट लो। उसके खिलाफ देखिए जनता खड़ी हुई, और एक ऐसे संदर्भ में खड़ी हुई जब जो इंटरनेशनल ताकतें मोदी को सपोर्ट कर रही थी वो कमजोर थी। तो ये देखिए नया पर्सपेक्टिव है। अब मैं एक सही सुर पे आ गया हूं, और एक एक करके मैं जो वीडियोस आपको कल से मैं भारतीय राजनीति पे डालूंगा, उसमें करंट अफेयर्स भी होंगे, और उसमें जो जो अभी जो इलेक्शन हुआ है उसकी एनालिसिस भी होगी। दोनों चीजें फ्यूज रहेंगी। और उन वीडियोस को आप ये देखिए कि अगर आपने जैसे मेरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी पे पकड़ आपने अप्रिशिएट की है, तो जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे और जो पॉलिटिकल किस तरह से घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और क्या होने वाली हैं, जैसे मैंने फिलिस्तीन वाले मसले पे कई चीजें प्रिडिक्ट की थी जो आज हो रही हैं, तो उसी तरीके से भारतीय राजनीति में भी क्या चीजें होने वाली हैं, इन सारी चीजों पे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे वैसे ही समर्थन देंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।